गर्भवती होने के बाद पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक हर महीने में अमावस्या के दिन एक बार डंक बजाना जरूरी है। ये डंक श्राप को शांत रखता है और गर्भवती महिला को और उसके बच्चे को सुरक्षित रखता है। पर मैंने तो 3 महीने से कुछ भी नहीं किया, डंक नहीं बजा। अब क्या होगा अम्मा? क्या अब सब खत्म हो गया? यही बात मुझे डराती है बेटी। 3 महीने तक डंक न बजने से श्राप जाग चुका है। अब इसे रोकना आसान नहीं होगा। तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को इस श्राप से बचाना मुश्किल है। कोई तो रास्ता होगा अम्मा, प्लीज कुछ तो करो और मुझे और मेरे बच्चे को बचा लो। हम कोशिश करेंगे बेटी, पर ये आसान नहीं होगा। इस श्राप को शांत करना अब लगभग नामुमकिन है। तुम्हें बहुत साहस दिखाना होगा। दीपा की आंखों में डर और सवाल थे और दाई अम्मा की आंखों में चिंता। श्राप की सच्चाई और उसका खतरनाक साया दोनों पर मंडरा रहा था। मैं ये सब सुनकर सन्न रह गई। क्या मेरा और मेरे बच्चे का कोई भविष्य नहीं था? दाई अम्मा ने कहा कि 3 महीने से डंक न बजने की वजह से श्राप जाग गया था। क्या ये सब सच है? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे भी पहले इन सब पर यकीन नहीं हुआ, पर जैसे जैसे दिन बीते मेरे साथ कुछ अजीब होने लगा। क्या हुआ? उस रात जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी, मुझे लगा कोई मेरे पेट पर हाथ फेर रहा है। मेरी आंख खुली, पर वहां कोई नहीं था। ये सिर्फ शुरुआत थी। श्राप के साये ने मुझे और मेरे अनजन्मे बच्चे को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया था। उस रात के बाद मेरे डर ने मुझे घेर लिया था। जब दाई अम्मा से मुझे श्राप के बारे में पता चला तो मेरे पति और मैंने फैसला किया कि जो भी हो, हम डंक बजाने की प्रथा शुरू करेंगे। मुझे नहीं पता था कि ये कोशिश हमारी हालात को और बिगाड़ने वाली थी। डंक बजाने की रस्म अगले ही अमावस्या के दिन शुरू कर दी गई। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि इससे श्राप को शांत किया जा सकता है। पहले दिन डंक बजा तो मुझे हल्का सुकून महसूस हुआ। लगा शायद ये तरीका काम करेगा, लेकिन वो सुकून ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाया। उस रात मुझे सपने में वही परछाई दिखाई दी। वो मेरी ओर बढ़ी और गुस्से में बोली, डंक अब मुझ पर कोई असर नहीं करेगा। 3 महीने मुझे अनदेखा करने का अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। उसके बाद सब कुछ और बुरा होने लगा। डंक बजाने के बावजूद मुझे हर रात पेट में तेज दर्द होने लगा। मेरे सपने डरावने होते गए। कभी मुझे लगता कि मेरा बच्चा पेट के अंदर चीख रहा है, कभी लगता कि वो मुझसे अलग हो रहा है। जैसे जैसे महीनों का समय बढ़ा, मेरी तकलीफें भी बढ़ने लगी। 7वें महीने में मैं इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि ठीक से चल भी नहीं पाती थी। अब बहुत देर हो चुकी है। डंक बजाना श्राप को और ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है। 8वें महीने में मेरी हालत और बिगड़ गई। मेरे शरीर पर अजीब से निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने मेरे पेट पर गहरे नाखून गड़ा दिए हों। हर रात मुझे ऐसा महसूस होता कि कोई मेरे पेट के अंदर कुछ खींच रहा है। मैं चिल्लाती, लेकिन कोई मदद नहीं कर पाता। 9वां महीना शुरू होते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। एक रात डंक की आवाज़ अचानक तेज हो गई। गांव वाले डर के मारे अपने घरों में छिप गए। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी जब अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरा पूरा शरीर जकड़ा जा रहा है। मेरे पेट में इतना तेज दर्द हुआ कि मैं चीख भी नहीं पाई। तूने डंक बजाकर मुझे और ताकतवर कर दिया है। अब तेरा और तेरे बच्चे का अंत आ चुका है। इस गांव का श्राप कभी खत्म नहीं होगा।
कृपया मुझे और मेरे बच्चे को बख्श दो। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं तो इस गांव की श्राप की प्रथा को और इस श्राप से अनजान थी। मुझे माफ कर दो। माफ? मुझसे माफी मांग रही है? जब मैं अपने बच्चे के साथ इस दुनिया से खत्म की गई थी, तब इस गांव ने मुझसे माफी मांगी थी। तेरे जैसे लोग मेरी पीड़ा नहीं समझ सकते। मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ। मुझे सच में बहुत अफसोस है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन मेरा बच्चा निर्दोष है। कृपया उसे मत छीनो। अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना है तो ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को मत मारो। लेकिन उसने मेरी तकलीफ ना सुनी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और मुझे बिस्तर से ऊपर उठा लिया। मेरी यातनाएं बढ़ने लगी। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे पेट के अंदर जो बच्चा है वो मेरा ना होकर उस चुड़ैल का है और वो मुझे अंदर से नोच रहा है। उस रात मैंने अपने बच्चे को खो दिया और उसके कुछ ही देर बाद मेरी सांसें भी थम गईं। श्राप ने अपना काम पूरा कर दिया। तुम्हारी कहानी बहुत दर्दनाक थी। लोगों के पुरानी प्रथा के कारण मासूम लोगों की जान जाती ही आई है। हाँ दीपा, तुम रो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। आखिर इस दर्द भरी दुनिया से हम मुक्त हो गए हैं। तुम्हारी कहानी सुनकर मैं भी एक कहानी आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम था प्रिया। प्रिया महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की लड़की थी जिसने कभी गांव के बाहर दुनिया नहीं देखी थी। जब वो 20 साल की हो गई तो उसकी शादी मुंबई में रहने वाले एक लड़के से तय हो गई। उसका घर मुंबई के एक छोटे सी चौल में था जहां सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। उसकी शादी चौल के पास ही बने एक हॉल में थी, इसीलिए चौल के सभी लोग उसकी शादी में शामिल हुए थे। शादी की सारी रस्में खत्म होने के बाद सभी लोग वापस लौट रहे थे। जब बारात घर के वापस आई तो उन्होंने देखा कि चौल के बाहर एम्बुलेंस खड़ी है और लोगों की भीड़ जमा है। बारात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। प्रिया सोच में पड़ गई। ये इतने सारे लोग जमा हुए हैं और ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों खड़ी है? मुझे भी नहीं पता, शायद कोई हादसा हो गया होगा। तुम घबराओ मत, चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही बारात चौल के गेट पर पहुंची, भीड़ के बीच से सफेद चादर में लिपटा हुआ एक शव ले जाया जा रहा था। शव को 4 लोगों ने उठाया हुआ था और उसका हाथ चादर के बाहर लटक रहा था। चारों तरफ सन्नाटा होके माहौल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। ये कौन है? क्या हुआ होगा? मत देखो उधर, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्रिया की नजर तो शव पर ठहरी हुई थी। जैसे ही बारात उस शव के करीब से गुजरी, अचानक हवा का झोंका आया और शव से चादर का कोना हट गया। शव का चेहरा दिखाई देने लगा। वो एक औरत थी जिसका चेहरा खून और मिट्टी से सना हुआ था और आंखें खुली हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वो प्रिया को ही घूर रही हैं। प्रिया के चेहरे पर डर और हैरानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। ये कैसे? इसकी आंखें क्यों खुली हैं? तभी प्रिया को ऐसा महसूस हुआ कि उस औरत ने आंखें झपकाई। उसने आंखें झपकाई थी, मैंने देखा। क्या बकवास कर रही हो? तुमने कुछ गलत देखा होगा, चलो यहां से। भीड़ में खड़े कुछ लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे। कहते हैं यह औरत मोबाइल पर बात कर रही थी जब वो पुरानी छत गिर पड़ी, बेचारी वहीं दब कर मर गई। हाँ, लोग कह रहे हैं कि ये बड़ा अपशकुन है।
शादी वाले दिन ऐसा हादसा अच्छा नहीं होता। प्रिया इन सारी बातों को सुनकर और ज्यादा सहम गई। यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे डर लग रहा है। तुम बेकार में डर रही हो, चलो घर चलकर आराम करते हैं। कुछ दिन गुजर गए। प्रिया अपने नए घर में धीरे धीरे घुल मिल रही थी। एक दिन शाम के वक्त प्रिया जब काम कर रही थी तो उसे चक्कर आने लगे, इसीलिए वो रात को जल्दी सो गई। उस रात जब उसका पति सो रहा था तो उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। जब उसने पलटकर पीछे देखा, ये देखकर उसका पति बहुत डर जाता है और प्रिया को होश में लाने की कोशिश करता है। अगले दिन सुबह प्रिया बुखार से तड़प रही होती है। डॉक्टर के चेक करने पर वो बताते हैं कि प्रिया बिल्कुल ठीक है, उसे बस थकान के कारण बुखार था। पर प्रिया का अजीब बर्ताव अभी रुका नहीं था। वो अब अक्सर रात में उठ के अजीब हरकतें करने लगी। कभी बच्चे को सुलाना, कभी अजीब आवाजें निकालना, चिल्लाकर रोना। ये सब देखकर घर के लोग बहुत परेशान हो गए थे और उनको अब डर भी लगने लगा था। ये बात अब धीरे धीरे चौल में लोगों तक फैलने लगी। जब वहां की रहने वाली एक बूढ़ी अम्मा को इस बात का पता चला तो उन्होंने प्रिया के पति को उसे एक चर्च में ले जाने की सलाह दी। वहां पर ले जाने के बाद फादर ने प्रिया को एक पानी से भरा प्याला पीने को दिया। जैसे ही उसने पानी पिया, प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी और एक अजीब भाषा में कुछ बोलने लगी। ये देख उसका पति हैरान हो गया। फादर ने कहा, ये तो तेलुगु भाषा है और कुछ बोल रही है और ये कुछ कहना चाहती है। हैरान होकर पति ने फादर से कहा, ये कैसे हो सकता है? ये कभी गांव से बाहर नहीं गई, ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाती, आज अचानक ये तेलुगु कैसे बोलने लगी? फादर ने पास ही रहने वाले एक व्यक्ति को बुलाया जो तेलुगु समझता था। प्रिया को दोबारा वो पानी पीने को दिया गया। इस बार प्रिया जो भी कुछ बोल रही थी वो सब वो व्यक्ति हिंदी में समझा रहा था। कौन हो तुम? नेनु लक्ष्मीनी। मैं लक्ष्मी हूं। कौन लक्ष्मी? क्या चाहिए तुम्हें? నేను మూర్తి లక్ష్మిని. నేను నా పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళాలి. मैं मूर्ति लक्ष्मी हूं, मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है। क्या मतलब है तुम्हारा? నేను నా పని చూసుకొని ఇంటికి వెళ్తున్నా, నా పిల్లల దగ్గరికి. मैं तो बस अपने काम से घर लौट रही थी, मेरे बच्चों के पास। కానీ నాకు ఫోన్ వచ్చింది. బిల్డింగ్ దగ్గర నుంచుని ఫోన్ మాట్లాడుతున్నా. लेकिन एक फोन आया तो उस बिल्डिंग के पास खड़े रहकर फोन पे बात कर रही थी। నాదేం తప్పు? నా ఇల్లు దగ్గర సొసైటీలోనే ఉంది. मेरी क्या गलती थी? मेरा घर पास ही वाले सोसाइटी में है। నేను ఇంటికి వెళ్ళాలి, నన్ను వెళ్ళనివ్వండి. నా పిల్లలు నా ఎదురు చూస్తున్నారు. मुझे घर जाना है, मुझे जाने दो। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारे बच्चों का? अर्जुन और कीर्ति। इतना कहकर प्रिया जोर से चिल्लाई। वो भागते हुए चर्च के बाहर गई और उसने काली काली उल्टी कर दी। लक्ष्मी, क्या ये तुम्हारी कहानी थी? हाँ, ये मेरी कहानी है। उस हादसे ने मेरी जान ले ली। मुझे मेरे बच्चों के लिए जीना था, लेकिन किस्मत ने ऐसा होने नहीं दिया। फिर आगे क्या हुआ? इसके बाद प्रिया के पति ने मेरे घर की तलाश शुरू कर दी। बहुत ढूंढने के बाद उसे मेरा घर मिला और मेरे बच्चे भी। मुझे मुक्ति चाहिए थी, इसीलिए प्रिया के पति ने मेरे बच्चों और पति के साथ मिलकर मेरी आत्मा की शांति के लिए चर्च में प्रार्थना करवाई, जहां मैं भी मौजूद थी।
मेरे पति ने मुझे वचन देते हुए कहा था, मैं अपने दोनों बच्चों का पूरा ख्याल रखूंगा, कभी तुम्हारी कमी महसूस। सुबह का समय था। एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर राधिका पानी भर रही थी। उसके बाल बिखरे थे और आंखों में इंतजार की बेचैनी साफ झलक रही थी। कब आएगा आर्यन? 3 महीने से उसका इंतजार कर रही हूँ। बस एक बार आकर कह दे कि सब ठीक हो जाएगा। तू फिर वही ख्याली पुलाव पका रही है। वो शहर का लड़का है, तू जैसी गांव की लड़की को क्या अपनाएगा? बाबा, वो मुझसे प्यार करता है और हम शादी भी करेंगे, चाहे जो भी हो। शादी? अमीर बाप का बेटा तुझे कैसे अपनाएगा? सपना देखती रह जाएगी। उसका बाप पूरे गांव को खरीद सकता है। तुझ जैसे अनपढ़ और मुझ जैसे शराबी बाप की बेटी को वो कैसे अपना सकता है बेटा? राधिका ने अपने पिता के इन बातों को अनसुना कर दिया। उसे अब उनके तानों की आदत हो चुकी थी। वो चुपचाप गांव के बाहर अपने पसंदीदा पेड़ की ओर बढ़ी। ये वही जगह थी जहां वो और आर्यन रोज मिला करते थे, लेकिन अब उनके मिलने जुलने का सिलसिला कम हो गया था। आर्यन गांव के जमींदार का छोटा और होनहार बेटा था। वो शहर में अपने पारिवारिक व्यवसाय को संभालने के लिए महीनों तक बाहर रहता था। उसके बड़े भाई उतने पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए व्यापार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। लेकिन राधिका को अपने प्यार पर और आर्यन पर पूरा यकीन था। यही वजह थी कि वो समय समय पर इस पेड़ के नीचे आकर बैठती और आर्यन की यादों में खोई रहती। आर्यन पूरे 6 महीनों के बाद गांव लौटा था और सीधे अपनी राधिका से मिलने मोटरसाइकिल से आया था। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में राधिका से मिलने की खुशी साफ झलक रही थी। राधिका? राधिका पेड़ के नीचे बैठी थी। उसे देखते ही खड़ी हो गई। उसकी आंखों में खुशी और दर्द था। तुम आ गए? इतने दिन क्यों लगा दिए? क्या करूं? माफ कर देना यार, जिम्मेदारियों ने रोक रखा था, लेकिन हर दिन मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तुम्हें पता है, मैं हर दिन इसी पेड़ के नीचे बैठकर तुम्हारा इंतजार करती थी। मुझे यकीन था कि तुम आओगे, लेकिन कभी कभी डर लगता था कि कहीं ये इंतजार बेकार तो नहीं। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस बार शादी का वादा पूरा करने के लिए आया हूँ। मैं अपने घर वालों से बात करूंगा जरूर। मुझे नहीं लगता हमारी शादी हो पाएगी। किसी भी हाल में करूंगा। तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो। मुझे तुम पर हमेशा यकीन है। इसके बाद दोनों कुछ देर तक एक दूसरे की बाहों में खोए रहे। हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ है। आर्यन बड़े भाई विक्रम के कमरे के पास जाता है। भैया, दरवाजा खोलो। मैंने पिताजी से कहा है आज हम साथ में बैठकर खाना खाएंगे। अंदर से कोई हलचल नहीं होती। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहता है। आर्यन फिर दरवाजे पर दस्तक देता है। भैया, सुन रहे हो? मैं इतने दिनों बाद आया हूँ और आप हो कि अंदर ही बैठे हो, मुझसे मिलने भी नहीं आए। क्या कर रहे हो अंदर? अचानक अंदर से विक्रम की तेज आवाज आती है। आर्यन, यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा मुझे अकेला छोड़ दो। आर्यन हैरान होकर पीछे हटता है। वो दरवाजे के पास खड़ा होकर सोच में पड़ जाता है। भैया, ये सब क्या है? तुम मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे हो? क्या हुआ है? दरवाजे के पीछे से भारी भारी सांसों की आवाज सुनाई देती है। विक्रम फिर चिल्लाता है। मैंने कहा यहाँ से चले जाओ। मुझे किसी से बात नहीं करनी है। वो नीचे हॉल में लौटता है। उसकी आंखों में चिंता और उलझन साफ नजर आती है। पिताजी, बड़े भैया को क्या हुआ है? वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? और राजेश भैया, वो भी सुबह से गायब है। विक्रम की बात दिल पर मत लो आर्यन।
और वो कमबक राजेश, उसके बारे में भी मत सोचो। आओ खाना खा लो। लेकिन पिताजी। तभी राजेश दरवाजे पर लड़खड़ाते हुए आता है। उसकी हालत खराब है। शराब की बदबू और गंदे कपड़े उसकी लापरवाही को दिखा रहे हैं। भाई, ये क्या हालत बना रखी है? क्या हो गया है तुम्हें? मुझसे दूर रहो आर्यन, तुम इस सब में मत पड़ो तो ही अच्छा होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारा भाई हूँ, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? वो हमें देख रही है, हर तरफ उसकी नजर है। कौन? तुम किसकी बात कर रहे हो? कभी मत जानने की कोशिश करना, तुम नहीं समझोगे। नालायक, अपने कमरे में जाओ अभी। तुम लोगों ने मेरी नाक काटने का जिम्मा ले रखा है। राजेश एक बार अपनी पिता की तरफ देखता है और अपने कमरे की तरफ बढ़ता है। पिताजी, क्या हो रहा है? विक्रम भैया और राजेश भैया, इनको क्या हुआ है? कुछ तो बात है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुमसे जो कहा जा रहा है वही करो। यहाँ पे कुछ दिन रहो और जल्दी से शहर लौट जाओ। ये सब तुम्हारे सोचने की बातें नहीं है। लेकिन मैं आपका बेटा हूँ, मुझे सच बताइए, ऐसा क्या हुआ जिससे पूरा घर परेशान है? नारायण राव आर्यन की बात का जवाब दिए बिना चुपचाप उठते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगले दिन शाम को और आज सुबह ही खबर आई कि हमारे फैक्ट्री में आग लगी है। पिताजी बुरी तरह से टूट चुके हैं और अब राजेश भैया का एक्सीडेंट, किसी गाड़ी ने उन्हें बुरी तरह से कुचल दिया। उन्होंने अपना एक हाथ और एक पैर भी खो दिया है। डॉक्टर कह रहे थे कि अब वो पहले जैसे जी नहीं सकते। तुम चिंता मत करो, ये समय बीत जाएगा। राधिका उसे संतावना देती है, लेकिन उसके चेहरे पर गम का नामो निशान नहीं था। कुछ दिन बीत गए, हवेली में इतनी सारी चीजें हुई, लेकिन विक्रम अभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं आया था। आखिरकार आर्यन ने फैसला किया कि दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा और कुछ नौकर और आर्यन ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ा। कमरे में चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी और विक्रम का शव बिस्तर पर पड़ा था। उसका शरीर सड़ चुका था और पूरे कमरे में बदबू भरी थी। आर्यन लड़खड़ा कर पीछे हटा। उसके बड़े भाई की ऐसी हालत, लेकिन ये हुआ कैसे? उसने आत्महत्या की थी या किसी ने उसकी हत्या कर दी थी? विक्रम की मौत की खबर सुनते ही नारायण राव का शरीर सुन्न पड़ गया। पहले फैक्ट्री, फिर राजेश का एक्सीडेंट और अब उनके बड़े बेटे की लाश। ये सदमा उनके लिए असहनीय था। वो अब हमेशा बिस्तर पर ही रहने लगे। खाना पानी भी मुश्किल से खा पाते। हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। नौकरों के चेहरे पर भी दहशत थी। आर्यन हवेली के आंगन में बेचैन बैठा था। उसकी आंखों में सवालों की भरमार थी। कुछ दूरी पर नौकर गोपू सफाई कर रहा था। गोपू दादा, घर में सब लोग अजीब बर्ताव कर रहे हैं, तुम कुछ जानते हो? गोपू झिझकता है, फिर गहरी सांस लेकर बोलता है, बाबूजी, आपको सच जानना चाहिए। गांव में एक गरीब मगर स्वाभिमानी लड़की थी। आपके बड़े भाई विक्रम और राजेश ने उसके साथ जबरदस्ती की। आर्यन स्तब्ध रह जाता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। क्या ये सच नहीं हो सकता? सच है बाबूजी। उसने बड़े साहब से फरियाद की, लेकिन उन्होंने भी अनसुना कर दिया। जब वो गर्भवती हुई तब उसे बदनाम कर गांव से भी निकाल दिया गया। गांव वालों ने भी कुछ नहीं किया? नहीं, आपके परिवार के डर से किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। वो गांव के बाहर तड़पती रही, इलाज तक नहीं मिला उसे मरने से पहले। लेकिन उसने कसम खाई कि जिसने उसे सताया उनके जीवन में भी सुख नहीं आएगा। आर्यन जमीन पर बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। क्या ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? गोपू चुप रहता है। आर्यन की मुट्ठियां कस जाती हैं। उसे अब इस परिवार के साथ नहीं रहना था। उसने फैसला किया कि वो राधिका से शादी कर
गांव छोड़ देगा। बेचैन मन से वो मिलने की जगह पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राधिका, राधिका तुम कहाँ हो? कोई जवाब नहीं आया। हवा के झोंके में सिर्फ पत्तों की सरसराहट थी। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो हमेशा यही मेरा इंतजार करती थी, आज कहाँ चली गई? अब उसके पास एक ही रास्ता था, राधिका के घर जाना। जब आर्यन राधिका के घर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। झोपड़ी बुरी तरह टूटी फूटी थी, चारों ओर अजीब सी गंध फैली हुई थी। अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई और जब उसने पर्दा हटाया तो सामने राधिका के पिता पड़े हुए थे, शराब में डूबे और बुरी हालत में। बाबा, राधिका कहाँ है? वो यहाँ क्यों नहीं आई आज? राधिका के पिता ने सिर उठाया। उनकी आंखें लाल और थकी हुई थीं। उन्होंने आर्यन की ओर देखा। राधिका, अरे पागल, तू उसे कहाँ ढूंढ रहा है? वो तो मर चुकी है 1 महीने पहले। आर्यन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा निकाल ली हो। वो वहीं जम गया। उसकी सांसें थम गई। नहीं, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। हम तो रोज मिलते थे, आपको शायद होश नहीं है। आर्यन की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे लग रहा था कि ये कोई बुरा सपना है जिससे वो अभी जाग जाएगा। आर्यन बदहवास सा राधिका की उस पसंदीदा जगह की ओर भागा। वह रोते हुए उस पेड़ के पास पहुंचा जहां वे हमेशा मिला करते थे। राधिका, अगर तुम सच में मर चुकी हो तो फिर मैं किससे बात कर रहा था? कौन थी वो जो मेरे साथ खड़ी थी, जो मेरे साथ हंसती थी? हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों के पत्ते अजीब तरीके से सरसराने लगे। और फिर, आर्यन, तुम मुझे ढूंढ रहे थे? आर्यन की आंखें चौड़ी हो गईं। वो कांपते हुए पीछे हटने लगा। राधिका, तुम जिंदा हो? राधिका बस मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी जो आर्यन ने पहले कभी नहीं देखी थी। राधिका उसके सामने खड़ी थी, मगर कुछ बदला हुआ था। राधिका हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में कोई जीवन नहीं था। नहीं आर्यन, मैं मर चुकी हूँ। तुम्हारे घर वालों ने मुझे मरने पर मजबूर कर दिया। और जहाँ वो और राधिका मिला करते थे, गांव वाले उसे पागल आर्यन कहने लगे। उसकी आंखें उसी रास्ते पर टिकी रहती जहां से राधिका आया करती थी। राधिका, तुम आओगी ना? मैंने वादा किया था। और इस तरह मेरी जिंदगी की कहानी खत्म हो गई। मेरे साथ जो भी हुआ, लेकिन मेरा प्यार सच्चा था, इस बात की खुशी है। हम सब ने अपनी अपनी कहानियां सुनाई। अंजलि, अब तुम भी कुछ सुनाओ। हाँ, क्यों नहीं। मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का मैं खुद एक हिस्सा हूँ, बल्कि ये सिलसिला मेरे ही कारण शुरू हुआ। मैं अंजलि, एक आम सी लड़की जो भीड़ से अलग रहना पसंद करती थी। किताबें मेरी सबसे अच्छी दोस्त थीं और संगीत मेरी शरण स्थली और सफ़र मेरा सुकून। लेकिन मेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। मेरे कुछ दोस्त थे, या शायद कहूँ कि वे सिर्फ नाम के दोस्त थे। वो मुझे चिढ़ाने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे, मेरे बारे में अजीब अजीब बातें करते थे, मजाक उड़ाते थे। लेकिन मुझे आदत थी, मैं कभी परवाह नहीं करती थी। ये सब एक पुराने टेप से शुरू हुआ। हमारे घर के कोने में एक पुरानी स्टोर रूम थी। वहां जाने की जरूरत कभी नहीं पड़ी, लेकिन एक दिन सफाई करते समय मेरी नजर उस धूल से ढके एक बक्से पर पड़ी। उसमें मेरे पिता की पुरानी टेप्स थीं। वे पहले एक टेप शॉप चलाते थे, लेकिन समय के साथ साथ कैसेट का दौर खत्म हो गया और उनकी दुकान बंद हो गई। अब ये टेप्स सिर्फ धूल खा रहे थे। मुझे कुछ नया तलाशने की आदत थी।
मैंने बॉक्स खोला और उसमें से एक अजीब सा टेप उठाया। फिर तो इसे सुनना ही पड़ेगा। अरे नहीं, उसमें कुछ खास नहीं होगा। मैंने टालने की कोशिश की, लेकिन वे कहाँ मानने वाले थे। चलो इसे सुनते हैं। कुणाल ने उत्सुकता से टेप प्लेयर ऑन कर दिया। शुरुआत में तो कुछ नहीं हुआ, बस एक हल्की सी स्टैटिक आवाज आई, जैसे कोई खराब रेडियो स्टेशन पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। हम सब थोड़ा निराश हुए, लेकिन तभी एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी, धीमी, अस्पष्ट, मानो कोई बहुत करीब से बड़बड़ा रहा हो। आवाज इतनी रहस्यमयी और असामान्य थी कि हम सब सिहर गए। ये क्या बकवास है? कुसुम ने झटके से टेप बंद कर दिया। हम सब पहले तो जोर से हंस दिए, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सा डर बैठ गया था। ऐसा लगा जैसे कुछ गलत हो गया हो, कुछ ऐसा जो हमें नहीं करना चाहिए था। और फिर सब कुछ बदलने लगा। अगले दिन कॉलेज में कुणाल नहीं आया। न कोई फोन, न कोई मैसेज, वो बस गायब था। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया। कभी कभी लोग कॉलेज नहीं आते, बीमार पड़ जाते हैं या किसी काम में व्यस्त होते हैं। लेकिन जब पूरा दिन बीत गया और कुणाल का कोई पता नहीं चला, तब सबको थोड़ा अजीब लगने लगा। कुणाल कहाँ है? पता नहीं यार, कल रात तक तो ऑनलाइन था, मैसेज भी किया था, पर रिप्लाई नहीं आया। शायद सो गया होगा। लेकिन अगले दिन कुसुम भी कॉलेज नहीं आई। अब मामला थोड़ा अजीब हो रहा था। कुसुम कॉलेज में कभी बिना बताए गायब नहीं होती थी। वो हर बात की प्लानिंग करके चलने वाली लड़की थी। अगर वो भी लापता थी, तो इसका मतलब था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने अपने बाकी दोस्तों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। जैसे ही केतन मेरे पास आया, मुझे उसके अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसका चेहरा बेजान लग रहा था, आंखें अंदर धसी हुई थी और उसकी सांसें अनियमित हो चुकी थी। वो पसीने से तर था, लेकिन मौसम ठंडा था। उसकी उंगलियां इतनी ज्यादा कांप रही थी कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अंजलि। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मुझे झुककर सुनना पड़ा। क्या हुआ केतन? उसने बिना कुछ कहे धीरे धीरे अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। मैंने नीचे देखा। उसकी हथेलियों में वही टेप था, वही पुराना रहस्यमयी टेप जो मैंने स्टोर रूम से उठाया था। यह वापस रख दो अंजलि। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे वो किसी चीज को देख चुका हो जो इंसान के सहने लायक नहीं थी। क्या? लेकिन क्यों? मैंने उसके हाथ से टेप लेने की कोशिश की, पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि टेप उसके पंजों में जकड़ा हुआ था। मैंने इसे फिर से सुना। केतन की आवाज लगभग टूट चुकी थी और अब सब खत्म हो गया है। कुणाल और कुसुम गए और अब मेरी बारी है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुम कहना क्या चाह रहे हो? कहाँ गए वो दोनों? क्या तुमने उनसे बात की? केतन की आंखें मुझसे मिली और उसमें कुछ ऐसा था जिसने मेरे अंदर एक ठंडक भर दी। उसकी पुतलियां सिकुड़ चुकी थी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा चूस ली हो। वे अब यहाँ नहीं है अंजलि, और मैं भी नहीं रहूंगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था। इतना कहकर उसने झटके से टेप मेरे हाथ में थमा दिया और पीछे हटने लगा। रुको केतन! मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने ऐसा किया जैसे वो मेरी छुअन से भी डर रहा हो। फिर अचानक वो पलटा और दौड़ता हुआ क्लासरूम से बाहर चला गया। मैं स्तब्ध रह गई। उसकी चाल असामान्य थी, जैसे वो किसी से या किसी चीज से भाग रहा हो। मैंने उसे रोकने के लिए आवाज दी, लेकिन वो बिना पीछे देखे
कॉलेज के गेट से बाहर निकल गया। और हाँ, उसके बाद वो कभी नहीं दिखा। अब सिर्फ मैं बची थी। मेरे हाथ में वही टेप था, ठंडा, रहस्यमयी और शायद अब घातक भी। डर और जिज्ञासा के बीच झूलते हुए मैंने टेप को फिर से चलाया। अब की बार आवाजें साफ थी। तुमने इसे सुन लिया है, अब तुम नहीं बच सकती। मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। अचानक कमरे में एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई, जैसे कोई छाया कोने में खड़ी होकर मुझे देख रही हो। खिड़की के पर्दे बिना किसी हवा के हिल रहे थे। तभी एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, जिससे मेरी रीढ़ में झुर्रियां दौड़ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने घबराकर झटपट से टेप बंद कर दिया, लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा था। कमरे में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ अकेले रहना अब सुरक्षित नहीं है। मुझे उस जगह से निकलना था। मैंने जल्दी जल्दी अपना बैग पैक किया। मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, लेकिन मुझे ये जगह छोड़नी थी। मैं जानती थी कि मुझे रुकना नहीं था। मैंने बिना वक्त गवाए कदम बढ़ाए। मेरी चाल तेज थी, लेकिन हर मोड़ पर ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। हर कदम पर लग रहा था कि कोई छिपकर देख रहा है, पर जब भी मुड़कर देखती वहां कुछ नहीं होता, सिर्फ स्याह अंधेरा। रात के अंधेरे में मैं अकेली चली जा रही थी, जंगलों के बीच एक सुनसान सड़क पर। फिर मुझे एक दूर से जलती हुई रोशनी दिखाई दी, एक कैंप फायर। मुझे लगा शायद वहां कुछ लोग होंगे। शायद मुझे आगे जाने के लिए यहाँ पे ठहरना होगा, ऐसा लगा। मैंने धीमे कदमों से कैंप फायर की ओर बढ़ना शुरू किया और तुम चारों मिल गए। अब तुम भी गायब हो गई हो, उस दुनिया से इस दुनिया में। हाँ, मैं भी अपनी दोस्तों की तरह गायब हो गई हूँ, या शायद मैं भी मर चुकी हूँ। हम सब की तरह सब औरतें एक दूसरे को देखकर हल्के से मुस्कुराती हैं। वैसे उस टेप में क्या था, हम भी सुनना चाहते हैं। ठीक है, मेरे पास वो टेप है। ऐसा कहकर अंजलि ने वो टेप अपने बैग से निकाला और चालू किया। तुमने इसे सुन लिया है, अब तुम नहीं बच सकती। उसे सुनने के बाद लक्ष्मी ने पूछा, अब ये टेप हम लोगों ने भी सुन लिया है, लेकिन हम तो पहले से ही मर चुके हैं। तो फिर अब कौन मरेगा? हमारे साथ उसने भी तो सुना है। नमस्कार। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि केवल 10% लोग ही हमारी वीडियो देखकर हमें फॉलो करते हैं, जबकि बाकी लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी आपके लिए बेहतरीन वीडियो ला सकें। शुक्रिया।